हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन सीएसवी फाइल एंड पाइथन पांडास। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है, चैप्टर 4। इस चैप्टर में हमारे दो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, सीएसवी फाइल और पाइथन पांडास के बीच में डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, और डाटाबेस फाइल्स और डाटा फ्रेम्स के बीच डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। डाटाबेस और डाटा फ्रेम के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला टॉपिक हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है, बट सीएसवी फाइल से डाटा फ्रेम्स में डाटा को इंपोर्ट करना और डाटा फ्रेम से सीएसवी फाइल्स में डाटा को एक्सपोर्ट करना, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। ये हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में, आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको प्रीवियस क्लास में कोई भी डाउट रहा है या कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको हर क्लास में रिमाइंड करवाती ही हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं, आपको जहां भी जो भी डाउट आता है, आप इमीडिएटली कमेंट करके अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए कि आपको वीडियो समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको कुछ भी जो है वो मिस आउट ना हो, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो बहुत कम रहता है। इसके बाद हम रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप सब लोग जानते ही हैं कि आपके एग्जाम्स की डेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। 4 मई से सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हैं, 1 मार्च से आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल्स से पहले आपको जो है इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जहां हमने लास्ट क्लास में स्टॉप किया था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीएसवी फाइल क्रिएट करनी सीखी थी। उसके बाद सीएसवी फाइल से डाटा फ्रेम में डाटा को इंपोर्ट किया था, उसके हम मेथड्स पढ़ रहे थे। 3 मेथड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जो मैं आपको एक बार ब्रीफली दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक हमने ये सीएसवी फाइल क्रिएट की थी जिसमें हमारे पास हेडिंग्स गिवन थी कॉलम्स की, और ये हमारा डाटा था। इस सीएसवी फाइल का नाम था sample.csv। जब हमने इसे डाटा फ्रेम में इंपोर्ट किया तो जो ये कॉलम हेडिंग्स हैं, ये हमारे डाटा फ्रेम में भी कॉलम्स की हेडिंग बन गई थी, और ये वाला जो डाटा पार्ट है ये हमारे डाटा फ्रेम का डाटा बन गया था। मैं आपको एक बार ये प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखा देती हूँ। हम एक नई फाइल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होता है पांडास लाइब्रेरी को। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इसके बाद हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए वेरिएबल चाहिए, हमने ले लिया। इसके बाद पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और अब ब्रैकेट में हम क्या देते हैं, फाइल का पाथ। फाइल का पाथ हम प्रीवियस फाइल से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। अब ये देखिए, यहाँ फाइल नेम emp है, बट हमें कौन सी फाइल रन करनी है, सैंपल फाइल। ठीक है, ये हमारी फाइल थी। इसके बाद हमें डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाना है, तो हम प्रिंट कमांड दे देते हैं, प्रिंट df। अब हम इसे रन करेंगे, पहले से सेव कर देते हैं। अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए, जब हमने रन किया तो ये हमारे कॉलम नेम्स आ गए, और जो डाटा था वो एज इट इज डाटा फ्रेम के डाटा के फॉर्मेट में हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने सेकंड जो सीएसवी फाइल क्रिएट की थी वो हमने की थी emp.csv। इस फाइल में हमारे पास ये डाटा था। यहाँ फाइल में हमारे पास कॉलम्स की हेडिंग्स जो है नहीं थी। तो जब हम इस emp.csv फाइल को रन करेंगे तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये आप एक बार पॉज कीजिए, एज्यूम कीजिए, और उसके बाद जो मैं यहाँ आपको रन करके दिखा रही हूँ उसका आप आउटपुट देखिए, ताकि आपको याद, मतलब आपको समझ आए कि आपने प्रीवियस क्लास जो देखी थी उसका आपको कितना याद है और कितना नहीं। तो अब हम इसे एक बार रन करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इस केस में क्या हुआ, हमारे पास 4 डाटा रोज थी।
तो उसमें से जो हमारी फर्स्ट डाटा रो थी, ये देखिए ये 4 डाटा रोज थी, यहाँ कॉलम हेडिंग नहीं थी, तो जो फर्स्ट डाटा रो थी वो क्या बन गई, हमारे कॉलम्स की हेडिंग बन गई यहाँ पर, और बाकी की 3 जो डाटा रोज हैं वो डाटा में आ गई। लेकिन ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में आउटपुट थोड़ी चाहिए, हमारी तो ये 4 की 4 जो है वो क्या है, डाटा रोज हैं, तो हम इनमें से किसी को हेडिंग नहीं बना सकते। तो इसके हमने कौन कौन से अल्टरनेट मेथड्स पढ़े थे कि जब CSV फाइल में कॉलम्स की हेडिंग नहीं है, तो एक मेथड क्या था कि हम नेम्स आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ हम लिस्ट दे देंगे, इधर लिस्ट में हम कॉलम्स की हेडिंग दे देंगे, दैट इज EMP नंबर। और सेकंड जो है हमारा वो नेम है, तो हम यहाँ दे देते हैं नेम, और थर्ड जो है वो है सैलरी। अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए ये हमारा आउटपुट क्या आया कि जो हमने नेम्स में वैल्यूज थी वो हमारी हेडिंग बन गई, और जो डाटा रोज थी वो डाटा में आ गई। तो इस तरीके से हमें जो है वो करेक्ट फॉर्म में आउटपुट मिल गया। इसका एक और अल्टरनेटिव हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम कॉलम हेडिंग्स प्रोवाइड ही नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जो पांडास लाइब्रेरी में कॉलम्स की डिफॉल्ट हेडिंग होती है, इंडेक्सेस होते हैं 0, 1, 2, उस फॉर्म में आए, तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देना था हेडर इज इक्वल टू नन। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये देखिए कॉलम हेडिंग्स क्या आ गई, जो हमारे डाटा फ्रेम की डिफॉल्ट हेडिंग्स होती हैं 0, 1, 2, वो हमारे कॉलम्स की हेडिंग बन गई। तो ये 3 मेथड्स हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर करवा दिए सिर्फ एक बार प्रैक्टिकली, कि अगर डाटा जो CSV फाइल में जो डाटा है वहाँ कॉलम हेडिंग्स है तो कैसे करेंगे, और कॉलम हेडिंग्स नहीं है तो हमने कैसे किया। बट अब हमारे पास एक सिचुएशन आती है कि मान लीजिए हमारी जो CSV फाइल है उसमें कॉलम हेडिंग्स गिवन है, जैसे ये sample.csv फाइल थी, यहाँ पर इसमें ये कॉलम हेडिंग्स जो थी ये ऑलरेडी गिवन थी, बट हमें अपने डाटा फ्रेम में ये कॉलम हेडिंग्स नहीं चाहिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डाटा फ्रेम में जो कॉलम हेडिंग आए वो डिफरेंट हो। जैसे ये सैंपल फाइल में जो ये डाटा है वो स्टूडेंट्स का डाटा है, तो हम चाहते हैं जो डाटा फ्रेम में जब ये डाटा रिप्रेजेंट हो तो वहां इस कॉलम की हेडिंग हो स्टूडेंट्स रोल नंबर, इस कॉलम की हेडिंग हो स्टूडेंट्स नेम, और इस कॉलम की हेडिंग हो स्टूडेंट्स मार्क्स। तो बेसिकली हम ये CSV फाइल वाली हेडिंग्स नहीं चाहते, हम डिफरेंट हेडिंग्स चाहते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि सिंपली नेम्स आर्ग्यूमेंट दे देंगे, जो कि हमने अभी अभी किया था कि नेम्स आर्ग्यूमेंट में हम जो हेडिंग देते हैं वो हमारे डाटा फ्रेम की हेडिंग बन जाती हैं। बट अगर हम ऐसा करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे ये जो हेडिंग वाली रो है ये कहाँ जाएगी, ये भी तो आपके डाटा फ्रेम में इंपोर्ट हो गई, ये वाली अपने ऑटोमेटिकली रिमूव थोड़ी हो जाएगी। तो उस केस में आपकी ये जो हेडिंग रो है वो भी आपका क्या बन जाएगा, डाटा बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। अब हमारी फाइल का नाम क्या है, sample.csv, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी हेडिंग्स हैं, तो हम यहाँ फाइल नेम चेंज कर देते हैं sample.csv। ठीक है, इसे मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। आउटपुट क्या था, ये था। बट हम ये कॉलम हेडिंग्स नहीं चाहते, हम चाहते हैं यहाँ रोल नंबर की जगह आए स्टूडेंट्स रोल नंबर, नेम की जगह आए स्टूडेंट्स नेम, और मार्क्स की जगह क्या आए, स्टूडेंट्स मार्क्स। तो उसके लिए एक जो स्टूडेंट्स के माइंड में ऑप्शन आ रहा होगा वो ये कि हम क्यों ना डायरेक्टली नेम्स आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दें। तो हम एक बार करके देख लेते हैं कि उससे होगा क्या, क्योंकि जो हमारी CSV फाइल में हेडिंग्स हैं वो भी तो हमारे डाटा में ही रहेंगी। तो CSV फाइल में जो हेडिंग्स हैं वो अब हमारे डाटा फ्रेम की एक रो बन जाएंगी, जो कि डिजायर्ड नहीं है। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स रोल नंबर, सेकंड कॉलम है हमारा स्टूडेंट्स नेम, उसके बाद थर्ड कॉलम है स्टूडेंट्स मार्क्स। ठीक है, अब हम इसे रन कर देते हैं। एंड ऑफ फाइल, ओके। यहाँ हमने ये डबल कोट्स जो हैं वो क्लोज नहीं किए, ये हम क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे रन करेंगे। अब ये देखिए हमारे कॉलम्स की हेडिंग क्या बन गई,
स्टूडेंट्स रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम एंड स्टूडेंट्स मार्क्स। बट जो CSV फाइल के अंदर हेडिंग थी रोल नंबर, नेम और मार्क्स, वो हमारे डाटा फ्रेम की फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो गई। ये देखिए यहाँ पर, जो कि डिजायर्ड नहीं था। हमें इन्हीं वाली हेडिंग्स की जगह तो ये अबव हेडिंग्स चाहिए थी जो हमने नेम्स आर्गुमेंट में प्रोवाइड की, बट यहाँ पे तो दोनों हेडिंग्स आ गई। जो नेम्स आर्गुमेंट में थी वो डाटा फ्रेम के कॉलम्स की हेडिंग बन गई, और जो CSV फाइल में हेडिंग्स गिवन थी उनमें क्या हुआ, वो डाटा फ्रेम की एक रो बन गई, जो कि डिजायर्ड नहीं है। अब यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब इस केस में अगर आप ये ऑप्शन ट्राई करो कि हम हेडर इज इक्वल टू नन दे देते हैं, तो वो कैसे वर्क करेगा, मैं आपको एक बार वो भी करके दिखा देती हूँ। हेडर इज इक्वल टू नन। अब हम इसे रन करेंगे तो इस केस में भी क्या हुआ कि डाटा फ्रेम के जो कॉलम्स की हेडिंग है वो तो डिफॉल्ट हेडिंग आ गई 0, 1, 2, लेकिन जो CSV फाइल वाली हेडिंग्स हैं वो हमारी रो में ही रही। वो हमारे डाटा फ्रेम की डाटा रो बन गई, जो कि गलत है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। इससे आपका आउटपुट गलत आ रहा है, क्योंकि डाटा तो क्या है, सिर्फ स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम और मार्क्स की डिटेल। यहाँ पे ये हेडिंग्स दोबारा से थोड़ी ना आनी चाहिए। तो अब इस केस में हम इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, यही हमें आज पढ़ना है। तो हमने लास्ट क्लास में यहीं पे छोड़ा था कि अगर हमारे पास जो CSV फाइल है उसके अंदर हमारी हेडिंग्स गिवन है, बट हम उन हेडिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में in that case in read underscore CSV if you simply give, अगर हम वहां पे read underscore CSV मेथड के अंदर simply names argument दे देंगे, that argument names is equal to sequence of column headings, अगर हमने ये प्रोवाइड कर दिया, then the first rows data will be taken as data। तो जो CSV फाइल की फर्स्ट रो थी जिसमें हेडिंग्स गिवन थी, वो हमारे डाटा फ्रेम का डाटा बन जाएगा। जो कि यहाँ आप देखिए df4 हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं pd.read_csv। उसके बाद हमने यहाँ पे फाइल का पाथ दिया mydata.csv। हमारी mydata वाली फाइल कौन सी थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपकी फाइल थी mydata.csv जिसमें ये कॉलम हेडिंग्स गिवन थी, और उसके बाद ये डाटा जो है ये गिवन था यहाँ पर 5 रोज का। ठीक है, तो ये आपकी फाइल थी mydata.csv। अब इस फाइल के अंदर जो है हमने नेम्स आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दिया, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो df4 जो डाटा फ्रेम क्रिएट होगा उसमें क्या होगा, कॉलम हेडिंग्स तो बन जाएंगी रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन जो CSV फाइल में हेडिंग्स थी 1, 2 और 3 वो हमारे डाटा फ्रेम की रो बन गई, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमें तो ये था कि 1, 2 और 3 की जगह रोल नंबर, नेम और मार्क्स जो हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए थे, बट यहाँ तो दोनों हेडिंग्स आ रही हैं। जो हमने नेम्स आर्गुमेंट में दिया वो भी डिस्प्ले हो रहा है, और जो CSV फाइल में था वो भी हमारी 0th रो में डिस्प्ले हो रहा है, जो कि रॉन्ग आउटपुट है। ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे मे बी जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो डायरेक्टली ये वाली वीडियो देख रहे होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये वाला पार्ट जो है वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये टोटली फर्स्ट पार्ट पे बेस्ड है। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आगे का समझ आएगा, अदरवाइज आपको ये वाला पार्ट जो है वो समझ नहीं आएगा। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन था कि हम हेडर्स इज इक्वल टू नन प्रोवाइड कर दें, और इफ यू गिव आर्गुमेंट एज हेडर इज इक्वल टू नन, then also it will take default headings as 0, 1, 2 which you do not want। तो इस केस में भी क्या होगा कि डिफॉल्ट हेडिंग्स 0, 1, 2 बन जाएंगी, और हमने अभी अभी देखा कि जो CSV की हेडिंग्स हैं वो हमारे डाटा फ्रेम की रो बन जाएंगी। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर आपके 0, 1, 2 के साथ साथ जो है 1, 2, 3 भी यहाँ पे डाटा फ्रेम की रो में आएंगे। ये बुक में आपका मिसप्रिंट है, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको प्रैक्टिकली पहले ही करके दिखा दिया है कि अगर हेडर इज इक्वल टू नन दिया तो हमारे डाटा फ्रेम की जो हेडिंग्स होंगी वो क्या बन जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4 के फॉर्मेट में, और जो CSV फाइल की हेडिंग्स हैं वो डाटा रो बन जाएंगी। which is not required, which we didn't want, ये आउटपुट हमें चाहिए ही नहीं था। The solution to this problem is to find a way so that
it skipped row 1 while fetching data from CSV file. अब ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि जब हम CSV फाइल से डाटा को इंपोर्ट कर रहे हैं, तब डाटा इंपोर्ट करते टाइम हम CSV फाइल की जो फर्स्ट रो है, जिसमें पहले से हेडिंग्स गिवन है, अगर हम किसी तरीके से उस रो को स्किप कर दें, तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये जो फाइल थी हमारी, इसमें हमारी फर्स्ट रो ये वाली थी, ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो जब इस CSV फाइल से हम डाटा फ्रेम में डाटा ले रहे हैं, तो अगर हम ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये वाली फर्स्ट रो जो है, उसे किसी तरीके से स्किप कर दें, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स हट गए, उसके बाद तो सिर्फ डाटा रोज बची। तो सिर्फ डाटा रोज है, तो हम नेम्स जो नेम्स आर्ग्यूमेंट की हेल्प से जो हेडिंग देंगे, वो हमारे डाटा फ्रेम के कॉलम्स की हेडिंग बन जाएंगी, और ये डाटा रोज जो है वो डाटा में आ जाएंगी, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अब हमें मेथड क्या ढूंढना है कि हम इन्हें स्किप कर कैसे सकते हैं, कि CSV फाइल से डाटा रीड करते टाइम हम CSV फाइल की रोज को किस तरीके से स्किप करें। For this, now you need to give two argument along with file path. अब ये काम करने के लिए हमें फाइल पाथ के साथ दो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एक तो जो हमें हेडिंग्स प्रोवाइड करनी है नेम्स आर्ग्यूमेंट की हेल्प से, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमें क्या देना पड़ेगा, स्किप रोज का, कि हमें कौन सी रोज स्किप करनी है। वन फॉर कॉलम हेडिंग्स, दैट इज नेम्स आर्ग्यूमेंट, जिसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कॉलम हेडिंग्स सीक्वेंसेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एंड अनदर वन इज स्किप रोज, और दूसरा आर्ग्यूमेंट हम कौन सा प्रोवाइड करेंगे, स्किप रोज, जहां पे हम वो रो नंबर देंगे या फिर उन रोज की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिन रोज को हमें स्किप करना है, यानी कि CSV फाइल की उन रोज को हमें डाटा फ्रेम में इंपोर्ट नहीं करना है। तो इस केस में हमारा कंप्लीट जो सिंटैक्स है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम वेरिएबल नेम देंगे जिसमें हमें डाटा फ्रेम को स्टोर करना है। इसके बाद pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV हमने फंक्शन नेम प्रोवाइड किया। फंक्शन के अंदर पहले हम फाइल पाथ देंगे, उसके बाद नेम्स आर्ग्यूमेंट की हेल्प से हम कॉलम्स की हेडिंग प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपने अभी अभी देखा था। उसके बाद हम स्किप रो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ हम उन रोज का नंबर प्रोवाइड करेंगे जिन्हें हमें स्किप करना है। अब हम यहाँ या तो एक सिंगल इंटीजर प्रोवाइड कर सकते हैं उस रो का नंबर जिसे हमें स्किप करना है, बट अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल रोज को स्किप करना है, तो हम लिस्ट की फॉर्म में भी उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। The number given with skip row tells how many rows to be skipped from CSV while reading data. स्किप रो में हम जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उतनी रोज को CSV फाइल रीड करते टाइम हम स्किप कर देंगे। Skip row argument can either take a number for number of rows to be skipped from beginning. Skip row में जो है, या तो हम एक सिंगल नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, सिंगल इंटीजर। उस केस में क्या होगा कि जो हमने वैल्यू दी है CSV फाइल में, बिगिनिंग की उतनी रोज जो है वो स्किप हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ n की वैल्यू दे दी 3, तो CSV फाइल की बिगिनिंग की 3 रोज हम स्किप कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ वैल्यू 2 दी, तो हम फाइल की बिगिनिंग की 2 रोज स्किप कर रहे हैं। यहाँ 5 दी, तो बिगिनिंग की 5 रोज को हम स्किप कर रहे हैं। और इट टेक अ लिस्ट ऑफ रो नंबर्स टू बी स्किप्ड। तो पहले वाला केस तो था अगर हमने यहाँ सिंगल वैल्यू दी है, बट अगर हमें मल्टीपल रोज को स्किप करना है, यानी कि वो सीक्वेंस में नहीं है वो रोज जिन्हें हमें स्किप करना है, या फिर हमें बिगिनिंग से स्किप नहीं करना है, तो उस केस में हम रो नंबर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं लिस्ट की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 3rd, 5th और 7th रो को स्किप करना है, तो उस केस में आप ये आर्ग्यूमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, skip row is equal to 3, 5, 7। तो इससे आपकी 3rd, 5th और 7th रो जो है वो स्किप हो जाएगी CSV फाइल की, और 3rd, 5th और 7th रो जो है वो हमारे डाटा फ्रेम में इंपोर्ट नहीं होगी। Thus, if you give statement as given below, अब अगर आप यहाँ पे, हमारी फाइल कौन सी थी, mydata.csv, जो हमने above examples में यूज की थी। तो अब अगर हम इस फंक्शन को इस तरीके से लिखें
हमने डाटा फ्रेम के लिए वेरिएबल लिया df5, देन pd.read_csv, फिर हमने फाइल पाथ प्रोवाइड किया जैसे पहले कर रहे थे, नेम्स इज इक्वल टू रोल नंबर, नेम और मार्क्स प्रोवाइड किए, और इस बार हमने क्या किया, स्किप रोज इज इक्वल टू 1, कि जो CSV फाइल mydata.csv है उसकी फर्स्ट रो जो है वो स्किप हो जाए, वो डाटा फ्रेम में इंपोर्ट ना हो। तो उस केस में आपका आउटपुट देखिए कैसे आया, कि ये जो नेम्स में आपने वैल्यूज दी थी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये हमारे कॉलम्स की हेडिंग बन गई, और जो बाकी का डाटा था वो आपका किस में आ गया, डाटा के फॉर्मेट में, डाटा फ्रेम में इंट्रोड्यूस हो गया। अब आप चाहें तो इसे एक बार प्रीवियस आउटपुट से कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, जब हमने स्किप रो आर्गुमेंट नहीं दिया था तो जो CSV फाइल की फर्स्ट रो थी जहां पे हेडिंग्स गिवन थी 1 2 3, वो भी आपके डाटा फ्रेम में आई थी, और आपके डाटा फ्रेम में टोटल 6 रोज हो गई थी 0 से लेके 5 तक। बट इस बार जब हमने स्किप रो 1 दिया है तो उस केस में हमारी फर्स्ट रो स्किप हो गई है, और हमारे डाटा फ्रेम में टोटल 5 रोज ही हैं 0 से लेके 4 तक। तो इस तरीके से जो है हम CSV फाइल से डाटा को इंपोर्ट करते टाइम जो है रोज को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसी पार्ट को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि स्किप रोज वाला जो आर्गुमेंट है वो कैसे वर्क करता है। तो हम ये काम जो है प्रैक्टिकली करेंगे। इसके लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं। हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट pandas as pd, राइट। अब इसके बाद डाटा फ्रेम के लिए हम कोई भी नेम ले लेंगे। सपोज हमने ले लिया df1, लाइब्रेरी नेम दैट इज pd डॉट मेथड नेम क्या है हमारा, read_csv। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में पहले हम देंगे फाइल का पाथ जो कि हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो हम यहाँ उसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा फाइल पाथ हो गया। हमारी फाइल का नेम जो है वो है sample.csv, तो हम यहाँ फाइल नेम ले लेंगे sample.csv। अब इसके बाद हमें इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। एक आर्ग्यूमेंट हमें हमारे डाटा फ्रेम के कॉलम्स की हेडिंग चाहिए, वो हमें देना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमें हमारी CSV फाइल की जो फर्स्ट रो को स्किप करना है उसके लिए प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले हम कॉलम हेडिंग्स प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेम्स आर्ग्यूमेंट। तो नेम्स इज इक्वल टू, अब यहाँ ब्रैकेट में हमें क्या देनी है, कॉलम हेडिंग्स देनी है। तो कॉलम हेडिंग्स हमने क्या उस टाइम सजेस्ट की थी, स्टूडेंट्स रोल नंबर। ये हम डबल कोट्स में देंगे क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज जो है वो हमेशा डबल कोट्स में देते हैं हम। स्टूडेंट्स रोल नंबर। इसके बाद सेकंड जो कॉलम है वो है हमारा स्टूडेंट्स नेम, तो उसके लिए हम कॉलम हेडिंग यहाँ दे देते हैं स्टूडेंट्स नेम। इसके बाद जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो हमारा मार्क्स के लिए था, तो हम उसके लिए हेडिंग दे देते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स। अब ये हमारा नेम्स आर्ग्यूमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हमें थर्ड आर्ग्यूमेंट किसके लिए प्रोवाइड करना है, कि जब ये CSV फाइल से डाटा फ्रेम के अंदर इंपोर्ट हो रहा है तो CSV फाइल की फर्स्ट रो को स्किप कर दे। यानी कि हमारी CSV फाइल की फर्स्ट रो कौन सी थी, ये वाली, ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स, इस वाली रो को स्किप कर दे। तो उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या देंगे, स्किप रोज इज इक्वल टू 1। हमें सिर्फ बिगनिंग की एक रो जो है वो स्किप करनी है, तो इसलिए हमने स्किप रोज की वैल्यू क्या दे दी, 1 दे दी। हम इस फाइल को कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेव कर दिया, नेम चेंज की हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कमांड देंगे, क्योंकि हमें आउटपुट प्रिंट भी तो करवाना है। अगर प्रिंट ही नहीं करवाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा आउटपुट जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो प्रिंट df1। अब इसे रन करेंगे तो ये देखिए आपका आउटपुट जो है बिल्कुल उस फॉर्मेट में आया है जो रिक्वायर्ड था। हमें हेडिंग्स चाहिए थी, स्टूडेंट्स रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स मार्क्स, तो वही हमारी हेडिंग्स आई हैं। और
फाइल का जो सिर्फ स्टूडेंट्स का डाटा था वो डाटा यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है। उस डाटा के लिए जो हेडिंग CSV फाइल में गिवन थी रोल नंबर नेम मार्क्स वो यहाँ से स्किप हो गई है। आप इसे ऊपर वाले आउटपुट से कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए पहले आपका ये वाला आउटपुट आया था जब आपने विदाउट स्किप रोज के इसे रन किया था। इस केस में आपके डाटा फ्रेम में कितनी रोज आई थी? 6 रोज, 0 से लेके 5 तक। जो ये हेडिंग वाली रो थी ये भी हमारे डाटा फ्रेम की रो बन गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये देखिए इस बार आपके डाटा फ्रेम में टोटल 5 ही रोज हैं, 0 से लेके 4 तक, और हेडिंग्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर आ रही हैं जिस फॉर्मेट में हमें रिक्वायर्ड थी। अब हमने पढ़ा है कि स्किप रोज के अंदर हम या तो सिंगल वैल्यू दे सकते हैं या फिर लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हम सिंगल वैल्यू देते हैं तो बिगनिंग की उतनी रोज स्किप हो जाती हैं जो हमने वैल्यू दी। अभी हमने वैल्यू क्या दी थी? 1, तो बिगनिंग की 1 रो जो है वो स्किप हुई थी। मान लीजिए हमें बिगनिंग से 3 रोज जो है वो स्किप करनी है, यानी कि हमारी ये जो फाइल है इसकी हमें बिगनिंग की ये तीनों रोज स्किप करनी है। हमें हमारे डाटा फ्रेम में सिर्फ ये 3 रोज चाहिए, रोल नंबर 13, 14 और 15 वाली। बिगनिंग की ये 3 रोज जो हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमें फर्स्ट 2 ये रोल नंबर्स भी यहाँ से नहीं चाहिए। तो इस केस में हम स्किप रोज की वैल्यू क्या प्रोवाइड करेंगे कि हमारे डाटा फ्रेम में सिर्फ लास्ट की 3 रोज आ जाएं। तो इस केस में हम यहाँ पे स्किप रोज की वैल्यू दे देंगे 3, ताकि बिगनिंग की 3 रोज यानी कि हेडिंग वाली रो और जो 2 रोल नंबर्स हैं वो भी हमारे स्किप हो जाएं। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो सिर्फ रोल नंबर 13, 14 और 15 की डिटेल्स ही प्रिंट होंगी। बिगनिंग की 3 रोज जो हैं वो स्किप हो जाएंगी। तो ये देखिए अब हमारे डाटा फ्रेम में सिर्फ लास्ट की 3 रोज आई, बिगनिंग की 3 रोज जो है वो स्किप हो गई। अब यहाँ अगर हम स्किप रोज में 2 दे देते तो बिगनिंग की 2 रोज स्किप होती, हेडिंग वाली रो और जो रोल नंबर 11 है वो वाली रो। तो इसे रन करते हैं। ये देखिए बिगनिंग वाली हेडिंग वाली रो जो है वो स्किप हो गई, रोल नंबर 11 वाली रो है वो स्किप हो गई, और बाकी की 4 रोज हमारे डाटा फ्रेम में आ गई। तो जो हम स्किप रोज की यहाँ पे वैल्यू देंगे बिगनिंग से उतनी रोज जो है स्किप हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यू 4 दोगे तो उस केस में देखो, उस केस में सिर्फ लास्ट की 2 रोज डिस्प्ले हुई, क्योंकि जब बिगनिंग की 4 रोज को आपने डिलीट किया तो यहाँ से ये चारों रोज जो हैं वो डिलीट हो गई। हेडिंग रो, रोल नंबर 11, रोल नंबर 12 एंड रोल नंबर 13, ये चारों रोज जो हैं वो इंपोर्ट नहीं हुई, और सिर्फ लास्ट की 2 रोज रोल नंबर 14 एंड रोल नंबर 15 जो हैं वो हमारे डाटा फ्रेम में इंपोर्ट हुए। अब ये तो हो गया सिंगल वैल्यू। अगर हम यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दें कि अब मान लीजिए आपको हेडिंग रो जो है वो स्किप करनी है और रोल नंबर 12 और रोल नंबर 14 को स्किप करना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी रो स्किप करनी पड़ेंगी? हेडिंग रो स्किप करनी है तो यानी कि फर्स्ट रो स्किप करनी है, इसके बाद रोल नंबर 12 को भी स्किप करना है यानी कि ये वाली रो भी स्किप करनी है, और रोल नंबर 14 भी स्किप करना है यानी कि ये वाली रो भी स्किप करनी है। तो बेसिकली फर्स्ट, थर्ड और 5th रो आपको क्या करनी है? स्किप करनी है। अब यहाँ पे आप एक सिंगल वैल्यू तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि सिंगल वैल्यू में तो बिगनिंग की 3 रोज जो है वो स्किप हो जाएंगी, लेकिन आपको ये डिफरेंट 3 रोज जो हैं वो स्किप करनी है, फर्स्ट, थर्ड और 5th। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि हम स्किप रोज में लिस्ट की फॉर्म में जो है वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट, थर्ड एंड 5th रो जो आपको स्किप करनी है वो वैल्यूज हमने यहाँ लिस्ट की फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी। और अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे आउटपुट में हमें कौन कौन सी रोज मिलेंगी? यहाँ से देखिए रिमेनिंग रोज कौन कौन सी हैं? रोल नंबर 11, रोल नंबर 13 और रोल नंबर 15, ये 3 रोज हमें आउटपुट में मिलेंगी। तो हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए जब हमने इसे रन किया और इसमें कुछ फर्स्ट, थर्ड और 5th। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी रोज जो हैं वो स्किप हुई। फर्स्ट, थर्ड और 5th जब आपने दिया तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और हमारा आउटपुट जो है वो क्या आया है। तो अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोचिए कि आपके आउटपुट में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई, और आपको इसे करेक्ट करने के लिए जो है वो क्या वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। क्योंकि हमने क्या
रिमूव करना था, हमें कौन कौन सी लाइंस को रिमूव करना था, ये हेडिंग्स वाली रो को रिमूव करना था, हमें रोल नंबर 12 को रिमूव करना था और रोल नंबर 14 को रिमूव करना था। तो हमें आउटपुट में 11, 13 और 15 रोल नंबर्स चाहिए थे, बट ये तो ऑपोजिट हो गया। आउटपुट में क्या आ गया, हेडिंग वाली रो आ गई, रोल नंबर 12 और रोल नंबर 14। जो बेसिकली हमें डिलीट करनी थी वो वाली रोज हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो हमने मिस्टेक कहाँ पर की कि हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी थर्ड रो है और ये फिफ्थ रो है। बट अगर हम इनकी इंडेक्सिंग देखें, क्योंकि डाटा फ्रेम में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से बिगिन होती है, ना कि फर्स्ट से। तो लिस्ट के फॉर्म में हम जब भी स्किप रोज में आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे हमें लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज नहीं देनी, हमें रोज के इंडेक्सेस प्रोवाइड करने हैं। तो फर्स्ट रो का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, थर्ड रो का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 और फिफ्थ रो का इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 4। क्योंकि डाटा फ्रेम में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो यानी कि ये 0th रो है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ रो है। तो जब इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है तो हमें आर्ग्यूमेंट भी उसी अकॉर्डिंग प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसे वेरीफाई करने के लिए एट प्रेजेंट हम इस वाले आर्ग्यूमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ इतना पार्ट मैं आपको एक बार रन करके दिखाती हूँ कि अगर आप डायरेक्टली simple.csv से जब हम रन कर रहे थे तो उस केस में हमें आउटपुट जो है वो क्या मिल रहा था। ये देखिए, हमारी इंडेक्सिंग 0 से बिगिन हो रही थी, 0 से 4 तक जो है वो जा रहा था। अब मैं इसे अगर यहाँ से पेस्ट करके ये सिर्फ स्किप रोज वाला हटाती हूँ और अब हम इसे अगर रन करते हैं तो ये देखिए, इस केस में हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। हेडिंग्स तो जो हमने दी वो आ ही गई है, स्टूडेंट्स रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स मार्क्स। बट जो CSV फाइल का डाटा था वो सारा डाटा हमारी डाटा रोज में कन्वर्ट हो गया, चाहे वो हेडिंग्स थी या एग्जैक्ट डाटा रोज। अब यहाँ पे आप डाटा फ्रेम में इंडेक्सिंग देखिए, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू हो रही है। तो इसलिए अब हम अगर अपने डाटा फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो हमें कौन कौन से रोज को रिमूव करना है, 0th रो को, सेकेंड रो को और 4th रो को। इसलिए हमें यहाँ पे स्किप रो में वैल्यूज जो हैं वो क्या देनी पड़ेंगी, 0th, सेकेंड एंड 4th। तो कोमा हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, स्किप रोज इज इक्वल टू लिस्ट की फॉर्म में हमें देना है, तो 0th रो, सेकेंड रो एंड 4th रो। अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए, अब आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वही आउटपुट आ रहा है जो कि आपको रिक्वायर्ड था। हमारी 0th, सेकेंड और 4th रो जो है वो रिमूव हो गई। 0th, सेकेंड और 4th रो कौन सी थी, फर्स्ट रो जो कि हमारी क्या थी, 0th रो थी। उसके बाद सेकेंड रो कौन सी थी हमारी, ये वाली, और 4th रो हमारी ये वाली थी। तो यही तीनों रोज जो है वो रिमूव हो गई और आउटपुट में हमें रोल नंबर 11, 13 और 15 रोल नंबर जो है वो डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से हम स्किप रोज आर्ग्यूमेंट को यूज करके CSV फाइल की रोज को स्किप कर सकते हैं, जैसी भी हमें रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम आगे देखते हैं। Following examples illustrate the loading of a CSV file in a data frame with or without the header row। यहाँ पे जो है हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे CSV फाइल के डाटा को हम डाटा फ्रेम में लोड कर रहे हैं विद और विदाउट हेडर रो। तो ये दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, विद हेडर रो भी और विदाउट हेडर रो भी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम to read from a CSV file employee.csv and create a data frame from it। पहले हमें एक CSV फाइल गिवन है employee.csv, हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि हम employee.csv फाइल से डाटा को रीड करके डाटा फ्रेम में राइट कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आपके पास कोई भी जो employee.csv फाइल है, सिर्फ आपको उसका पाथ read_csv फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करना है और उसे रन कर देना है। अब जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके देखेंगे
तो आपका काम थोड़ा ज्यादा है। बट अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपकी कोडिंग सिर्फ 3 लाइंस में जो है वो फिनिश हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आपको पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद जिस वेरिएबल में आप डाटा फ्रेम स्टोर करना चाह रहे हो उस वेरिएबल के लिए आप कोई भी नेम डिसाइड कर लोगे। यहाँ इन्होंने ईडीएफ लिया है। लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन नेम क्या है, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। उसके बाद ब्रैकेट्स में हमने क्या दे दिया, फाइल पाथ दे दिया, क्योंकि यहाँ हमें कुछ भी गिवन नहीं है कि हमें हेडर्स गिवन है या नहीं, हमें खुद से हेडिंग्स को चेंज करना है या नहीं, ऐसी कोई डिटेल हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ना ही हमें उसके बारे में कोडिंग करने के लिए बोला गया है। हमें सिंपली सिर्फ क्या बोला गया है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम अ सीएसवी फाइल एंड क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम इट। तो हमारे वो सारा काम जो है वो सिंपली इस कोडिंग से कंप्लीट हो गया कि हमने employee.csv से रीड किया और उसे डाटा फ्रेम में राइट कर दिया। उसके बाद हमने डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करवा दिया, जिससे कि आपका ये डाटा फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगा। जो employee.csv का डाटा था वो डाटा फ्रेम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये 3 लाइन में हमारे कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। बट अगर आप इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो प्रैक्टिकली करते टाइम आपको कौन सा स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो ये कि सबसे पहले आपके पास employee.csv फाइल होनी चाहिए। अगर आपके पास employee.csv फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये कोड आपको एरर दे देगा और आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि आपकी कोडिंग जो है वो ठीक है या फिर नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको कल भी ये चीज करके दिखाई थी, हम आज एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। पहले हमें employee.csv फाइल जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आप प्रैक्टिकली इस चीज को करके देख सकें। तो जो इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है हम वही यूज कर लेते हैं। एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी, ये 4 कॉलम्स जो हैं वो गिवन है। हम employee.csv फाइल को डेस्कटॉप पे ही क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो है वो फाइल पाथ हमारा इजी रहे। तो ये जो है ये मैंने डेस्कटॉप का फोल्डर ओपन किया हुआ है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गए, इधर से हमने क्या किया, सी ड्राइव को ओपन किया। सी ड्राइव में हमें क्या करना है, हमें यूजर्स के अंदर जाना है। यूजर्स में मेरा मैं ये जो फोल्डर है वो यूज कर रही हूँ और यहाँ से हमने डेस्कटॉप को ओपन कर लिया। अब यहाँ इस डेस्कटॉप पे जो है मुझे अपनी फाइल को क्रिएट करना है, तो यहाँ मैं राइट क्लिक करके जो है वो क्रिएट कर लूंगी। मैं सिंपली एक्सेल फाइल जो है वो क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ इस एक्सेल फाइल का नेम मैं दे देती हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब हमने इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम इसमें जो है वो डाटा टाइप कर देंगे। हमें क्या क्या चाहिए था, एम्प्लॉय नंबर चाहिए था, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, उसके बाद हमें डेजिग्नेशन गिवन थी, आई थिंक यही था, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन है आपके पास और फिर सैलरी है। अब हम इसमें वैल्यूज ले लेंगे। वैल्यूज हम रैंडमली कुछ भी ले लेंगे। हम किन्हीं भी 4 एम्प्लॉयज की डिटेल हमने ले ली। यहाँ हम नेम दे देते हैं एम्प्लॉयज के लिए। अब हम इनकी डेजिग्नेशन प्रोवाइड कर देंगे। और अब हम इसके बाद इनकी सैलरी जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये एम्प्लॉय जो फाइल है ये एक्सेल फॉर्मेट में है।
हमने पढ़ा था कि हम इसमें CSV फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। तो पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सेव एज में जाएंगे, हमें डेस्कटॉप पर ही सेव करना है। अब यहाँ पे ये जो सेव एज टाइप है, इसे एक्सेल वर्कबुक की जगह हम CSV सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें ये फाइल CSV फॉर्मेट में चाहिए। फाइल नेम हमने एम्प्लॉय ही रखा और हमने इसे सेव कर दिया। यस, हम इसी फॉर्मेट को यूज करना चाह रहे हैं। तो अब ये जो फाइल है वो हमारी CSV फॉर्मेट में स्टोर हो गई। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या करना है, कोड लिखना है। हम अगेन यहाँ पे एक नई फाइल ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट pandas as pd। अब इसके बाद डाटा फ्रेम के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं dfd इज इक्वल टू लाइब्रेरी नेम डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। अब यहाँ ब्रैकेट्स में हम क्या देंगे, फाइल का पाथ। अब फाइल का पाथ आप क्या कर सकते हैं, या तो आपको याद होना चाहिए कि आपने जो फाइल क्रिएट की थी वो कैसे और कहाँ पर जाकर क्रिएट की थी। ये हमारे डेस्कटॉप के फोल्डर में थी। अब यहाँ पर मुझे पता है कि सबसे पहले C ड्राइव, उसके बाद यूजर्स, देन अमित, देन डेस्कटॉप, और या फिर यहीं पर इस फोल्डर के ऊपर आपके पास जो है वो एड्रेस बार गिवन होता है। आप उस पर जो है क्लिक करेंगे और यहाँ से पाथ को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C की हेल्प से। तो इससे हमारा पाथ जो है कॉपी हो गया और उस पाथ को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब सबसे पहली चीज, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है तो हमें इसे डबल कोट्स में प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो डेस्कटॉप तक का पाथ है, हमें इसमें आगे फाइल नेम भी ऐड करना है। तो हम फाइल नेम भी ऐड करेंगे, दैट इज एम्प्लॉय डॉट CSV। अब इसके बाद भी हमारे इस पाथ में कुछ अधूरा है। वो क्या, मैंने आपको समझाया था कि ये जो पाथ है हमारे सिस्टम में जितने भी पाथ गिवन होते हैं उनमें सब में सिंगल बैकस्लैश ही यूज होता है। बट बैकस्लैश जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, और 11th क्लास में आपने पढ़ा था जब भी आपको अपनी कोडिंग में या स्ट्रिंग्स में कहीं भी बैकस्लैश यूज करना होता है तो उसके साथ हम एक एक्स्ट्रा बैकस्लैश प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके स्पेशल मीनिंग को रिमूव किया जा सके। अब अगर आप सिंपली इसे रन करेंगे तो ये प्रोग्राम आपको एरर देगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट dfd। इसे सेव कर लेते हैं विद कंट्रोल S। फाइल का नाम हम चेंज नहीं कर रहे। अब हम इसे रन कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर एरर क्या आ गया, यूनिकोड एरर, यानी कि जो कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं उसमें हमें एरर है। एस्केप सीक्वेंस, ये जो स्लैश के साथ है ये एक एस्केप सीक्वेंस है, इसलिए ये प्रिंट नहीं हो सकता, ये स्ट्रिंग में यहाँ एज इट इज कंसीडर नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें हर बैक स्लैश के साथ एक एक्स्ट्रा बैक स्लैश जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा जो है ये प्रोग्राम परफेक्टली वर्क करेगा। ये देखिए आपकी जो हेडिंग्स गिवन थी वो हेडिंग्स में आ गई, जो डाटा था वो डाटा रोज में स्टोर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम अ CSV फाइल employee.csv, हमें इसी फाइल से रीड करना है। क्रिएट अ डाटा फ्रेम, हमें उससे डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। बट डाटा फ्रेम शुड नॉट यूज फाइल्स कॉलम हेडर, लेकिन जो हमारा डाटा फ्रेम है उसमें हमें फाइल्स के कॉलम हेडर्स को यूज नहीं करना, रादर शुड यूज ऑन कॉलम नंबर्स एज 0, 1, 2 एंड सो ऑन। हमें जो डाटा फ्रेम के नॉर्मल कॉलम हेडर्स होती हैं 0, 1, 2, हमें उन्हें यूज करना है। तो हमने इसका पढ़ा ही था कि जब हमें डाटा फ्रेम की जो है डिफॉल्ट हेडिंग्स चाहिए होती हैं 0, 1, 2, तो उसके लिए हम कौन सा आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं, हेडर्स इज इक्वल टू नन। बट इस केस में अगर हम सिर्फ एक सिंगल आर्गुमेंट हेडर्स इज इक्वल टू नन कर देंगे तो क्या होगा, जो employee.csv में हेडिंग्स वाली रो गिवन है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, वो हमारे डाटा फ्रेम की एक रो बन जाएगी। हम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल इसका करके देख चुके हैं, बट अगेन हम यहाँ पे आपको एक बार ये करके दिखा देते हैं। यहाँ अगर हम सिंपली दे देंगे हेडर इज इक्वल टू नन,
तो इस केस में क्या होगा, हमारी एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई कि जो डाटा फ्रेम की डिफॉल्ट हेडिंग्स है वो यहाँ पर आ गई, लेकिन हमारा आउटपुट गलत हो गया क्योंकि जो ये हेडिंग्स वाली रो थी ये भी हमारे डाटा फ्रेम की रो बन गई, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, skip rows इज इक्वल टू 1, यानी कि जो employee.csv फाइल है उसमें जो ये हेडिंग्स वाली रो है ये हमारी स्किप हो जाए और ये हमारे डाटा फ्रेम में इंपोर्ट ना हो। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए अब हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए उसी फॉर्मेट में ये रिप्रेजेंट हो रहा है। यही 3 लाइंस की कोडिंग आपकी यहाँ पर गिवन भी है। पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, उसके बाद employee.csv फाइल को रीड किया, रीड करते टाइम हमने फर्स्ट रो को स्किप कर दिया है और हेडर्स जो है वो नन दिया है, ताकि जब इससे डाटा फ्रेम क्रिएट हो तो वहां पे उसकी डिफॉल्ट हेडिंग यूज हो जाए। और ये उसका आउटपुट जो है हमें गिवन है। यहाँ पर ये employee.csv फाइल गिवन थी, इसमें टोटल कितनी रोज थी, 6 रोज थी। फर्स्ट हेडिंग्स की थी और बाकी की 5 जो है वो डाटा रोज थी। तो ये 5 की 5 डाटा रोज जो हैं वो हमारी रिप्रेजेंट हो जाएंगी डाटा फ्रेम में, बट हेडिंग वाली रो जो है वो रिमूव हो गई है इस तरीके से। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गेट डाटा फ्रेम इंडेक्स लेबल्स फ्रॉम CSV। हमें अगर CSV फाइल से अपने डाटा फ्रेम के इंडेक्स लेबल्स अगर लेने हैं तो वो हम कैसे ले सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स लेबल्स जो हैं वो होते क्या हैं। डाटा फ्रेम के बेसिक वीडियोस मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाई हैं, जहां डाटा फ्रेम में रोज कॉलम इंडेक्सेस के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवाए हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाटा फ्रेम बेसिक वीडियोस करके, वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको डाटा फ्रेम्स की बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आपको बीच बीच में प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती रहेंगी। तो यहाँ पे इंडेक्स लेबल्स क्या होते हैं, जो हमारे रो के लिए लेबल्स गिवन होते हैं वो। अब अगर ये आप यहाँ ये प्रीवियस एग्जांपल देखें तो ये जो थे ये क्या थे, हमारी कॉलम हेडिंग्स थी या फिर हम कह सकते हैं कॉलम लेबल्स थे। और ये जो है ये क्या है, हमारे रो हेडिंग्स या फिर रो लेबल्स या फिर इंडेक्स लेबल्स। ठीक है, तो ये रोज के लिए जो इंडेक्सेस गिवन है इन्हें हम कहते हैं इंडेक्स लेबल। तो अभी तक हमने जब भी CSV फाइल से डाटा इंपोर्ट किया है तो हर केस में जो डाटा फ्रेम के डिफॉल्ट इंडेक्सेस होते हैं 0, 1, 2, 3 वही आए हैं। अभी तक हमने CSV फाइल से इंपोर्ट करते टाइम कभी भी डाटा फ्रेम के लिए रो लेबल्स सेट नहीं किए, यानी कि इंडेक्स लेबल्स हमने अभी तक सेट नहीं किए। बट मान लीजिए आप इंडेक्स लेबल्स जो हैं वो अपनी CSV फाइल से ही रीड करना चाह रहे हैं, यानी कि हमारी CSV फाइल में जो डाटा है उस डाटा के ही किसी कॉलम को हम इंडेक्स लेबल बनाना चाहते हैं। जैसे कि अभी अगर हम ये employee.csv फाइल ही कंसीडर करें, यहाँ पे इंडेक्स लेबल 0, 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं, बट मान लीजिए हमें 0, 1, 2, 3, 4 की जगह जो एम्प्लॉय नंबर है वो हमें इंडेक्स लेवल में चाहिए, या फिर जो एम्प्लॉयज का नेम है उसे हम इंडेक्स लेवल बनाना चाहते हैं। तो उस केस में हम वो काम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अब हम ये मेथड जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इफ यू वांट टू यूज अ columns coming from a CSV file as the index label for the data frame, you may specify the column name in index column argument। तो अगर हम अपनी CSV फाइल के किसी कॉलम को डाटा फ्रेम के इंडेक्स लेबल्स बनाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कौन सा आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंडेक्स कॉलम आर्ग्यूमेंट। और इस इंडेक्स कॉलम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हम क्या देंगे, उस कॉलम की हेडिंग जिसे हम इंडेक्स लेबल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें हमारी जो ये employee.csv फाइल थी
उसके ये एम्प्लॉय नंबर्स जो थे, इन्हें हम अपने इंडेक्सेस की हेडिंग बनाना चाहते हैं, इंडेक्स लेबल्स या रो लेबल्स बनाना चाहते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी सारा सिंटैक्स सेम रहेगा, लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन नेम, ब्रैकेट में पहले हमने फाइल का पाथ दिया, उसके बाद जो है हमें एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलन, और उसमें हमें वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, उस कॉलम की हेडिंग्स जिसे हम इंडेक्स लेबल बनाना चाहते हैं। यानी कि अगर हम एम्प्लॉय नंबर को बनाना चाहते हैं तो हमने हेडिंग क्या प्रोवाइड कर दी, EMP नंबर। ठीक है, फॉलोइंग एग्जांपल इज डूइंग द सेम, केयरफुली हैव अ लुक एट इट्स आउटपुट। यहाँ हमें ये एग्जांपल भी जो है वो इन्होंने दिया हुआ है। ये एग्जांपल क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम CSV फाइल employee.csv, हमें employee.csv से डाटा को रीड करना है। Create a data from it, use employee number column as index label, और जो CSV फाइल का employee number वाला कॉलम है उसे हमें as a index label यूज करना है। तो उसके लिए हमने कोडिंग यहाँ पर क्या दी है, सिंपली लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, अगेन वही डाटा फ्रेम का नेम इज इक्वल टू लाइब्रेरी नेम डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, फाइल पाथ प्रोवाइड किया और यहाँ पर क्या किया, इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर। तो उस केस में आउटपुट क्या आया, जो हमारे वो डिफॉल्ट इंडेक्सेस थे वो रिमूव हो गए और यहाँ पे इंडेक्सेस के प्लेस पे हमारे एम्प्लॉय नंबर्स आ गए और बाकी के 3 जो हैं वो कॉलम्स हमारे डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। तो हम एक बार खुद से इसे करके देखते हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स को अभी हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है। सिंपली पहले मैं एक बार आपको इसे रन करके दिखा देती हूँ। एट प्रेजेंट ये हमारा आउटपुट था, बट अब हमें क्या करना है कि इन डिफॉल्ट इंडेक्स लेबल्स की जगह ये जो एम्प्लॉय नंबर है हमें इसे अपना इंडेक्स लेबल में कन्वर्ट करना है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलन इज इक्वल टू, अब यहाँ हम उस कॉलम की हेडिंग देंगे जिसे हमें क्या बनाना है, इंडेक्स लेबल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें अगर एम्प्लॉय नंबर को इंडेक्स लेबल्स में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ क्या दे देंगे, EMP नंबर। और अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए इस केस में क्या हुआ कि ये जो एम्प्लॉय नंबर्स थे ये हमारे क्या बन गए, रो लेबल्स या फिर इंडेक्स लेबल्स में कन्वर्ट हो गए और बाकी के जो 3 कॉलम्स थे वो अभी भी कॉलम्स की फॉर्म में है। तो ये हमें जस्ट फॉर्म में रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट था उसी में हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आप एम्प्लॉय नंबर की जगह एम्प्लॉय नेम को जो है यहाँ से एम्प्लॉय नंबर की जगह अगर आपको एम्प्लॉय नेम जो है वो इंडेक्स लेबल्स में चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम की हेडिंग प्रोवाइड कर देंगे। एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम की हेडिंग क्या है, E-नेम, तो हमने यहाँ ये प्रोवाइड किया। अब हम जब इसे रन करेंगे तो ये देखिए जो एम्प्लॉयज के नेम थे वो हमारी रो लेबल्स या इंडेक्स लेबल्स में कन्वर्ट हो गए और रिमेनिंग जो कॉलम्स थे वो एज इट इज कॉलम्स की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम जिस मर्जी भी कॉलम को चाहें उसे इंडेक्स लेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम अ CSV फाइल employee.csv, सेम वही हमें employee.csv फाइल को यूज करना है। क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम इट, हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना है उससे, बट डाटा फ्रेम शुड नॉट यूज फाइल्स कॉलम हेडर, बट डाटा फ्रेम को जो फाइल्स के कॉलम हेडर है यानी कि ये एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी वो यूज नहीं करने हैं, रादर शुड यूज ऑन कॉलम हेडिंग्स, बल्कि उसे अपनी खुद की कॉलम हेडिंग्स यूज करनी है एज एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। चारों कॉलम्स के लिए यहाँ हेडिंग्स आपको दे दी गई हैं कि हमें उन चारों कॉलम्स की हेडिंग क्या रखनी है, एम्प्लॉय नंबर की जगह हमें एम्प्लॉय ID रखना है, नेम की जगह एम्प्लॉय नेम कंप्लीटली टाइप करना है, ये डेजिग्नेशन और सैलरी। ऑल्सो प्रिंट मैक्सिमम सैलरी गिवन टू एन एम्प्लॉय, और उसके साथ साथ हमें एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी भी डिस्प्ले करवानी है कि जो एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी क्या है, यानी कि जो सैलरी वाला कॉलम है उसमें
मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास। तो इसके लिए जब हम कोड करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले वही अगेन लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, डाटा फ्रेम क्रिएट किया। आपको पता ही है जब हमें अब खुद से कॉलम हेडिंग्स प्रोवाइड करनी होती हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नेम्स आर्ग्यूमेंट। तो नेम्स आर्ग्यूमेंट यूज किया और यहाँ हमें कॉलम हेडिंग्स जो देनी है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमने वही कॉलम हेडिंग्स इसमें प्रोवाइड की। बट जब हम यहाँ पे खुद से कॉलम हेडिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें अपनी employee.csv फाइल की फर्स्ट रो स्किप करनी पड़ेगी, बिकॉज उसमें भी कॉलम हेडिंग्स ही गिवन है, अदरवाइज तो अगेन हमारा आउटपुट गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने स्किप रो आर्ग्यूमेंट यूज किया, स्किप रोज इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पर इसके साथ साथ एक और एडिशनल चीज आपको दी गई है कि हमें मैक्सिमम सैलरी प्रिंट करवानी है। तो पहले हमने डाटा फ्रेम प्रिंट करवा दिया, अब इसके बाद जब मैक्सिमम सैलरी प्रिंट करवानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन आपको डाटा फ्रेम की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि डाटा फ्रेम के कॉलम्स को कैसे एक्सेस करते हैं और उन कॉलम्स पे मैक्सिमम मिनिमम काउंट फंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ये हमने डाटा फ्रेम की बेसिक वीडियोस में कवर की गई है। अगेन एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप कोडिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये चैप्टर 4 जो है इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का, इसमें ज्यादा कोडिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ 3-4 लाइंस में आपका कोड हर जगह कंप्लीट हो रहा है। बट ये टॉपिक जो है इंडिविजुअल टॉपिक आपके एग्जाम में आए इसके चांसेस बहुत कम है। इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का टॉपिक हमेशा आपके किसी और प्रोग्राम में ऐड होके आएगा जो डाटा फ्रेम से रिलेटेड हो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक एडिशनल लाइन, ये वाली पांडास लाइब्रेरी तो हम वैसे भी इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ एक ये एडिशनल लाइन आपको जो है वो यूज करनी पड़ रही है डाटा फ्रेम क्रिएशन के लिए। तो ये प्रोग्राम आपका हमेशा किसी और प्रोग्राम के साथ कंबाइन होके ही एग्जाम में आएगा। इंडिविजुअली अगर आएगा भी तो 1 या 2 मार्क्स से ज्यादा में ये नहीं आ सकता। बट हाँ, अगर आपके जो 5-5 मार्क्स के कोडिंग के क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनमें आपको एक ही एडिशनल पॉइंट गिवन हो सकता है कि आपको जो डाटा फ्रेम क्रिएट करना है वो आपको किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग CSV फाइल की हेल्प से क्रिएट करना है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने डाटा फ्रेम क्रिएट किया था उसका क्या नाम था, EDF। तो EDF डॉट कॉलम नेम, हमें कौन सा कॉलम चाहिए, मैक्सिमम सैलरी प्रिंट करवानी है तो ऑब्वियसली हमें सैलरी वाले कॉलम को एक्सेस करना है, और सैलरी वाले कॉलम की हेडिंग हमने अभी अभी क्या प्रोवाइड की थी, सैलरी। तो यहाँ अगर इस कॉलम की जो भी हेडिंग होगी हम वही यहाँ पर यूज करेंगे। तो डॉट कॉलम हेडिंग, सबसे पहले डाटा फ्रेम नेम डॉट कॉलम नेम डॉट फंक्शन। अब हमें फंक्शन कौन सा लगाना पड़ेगा, हमें मैक्सिमम सैलरी काउंट करनी है तो मैक्सिमम वैल्यू काउंट करने के लिए हम मैक्स फंक्शन यूज करते हैं, तो हमने यहाँ मैक्स फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, पहले मैं आपको यहीं पे बुक में इसका आउटपुट दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। ये देखिए, आपकी जो employee.csv फाइल थी उससे आपका डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया, डाटा फ्रेम डिस्प्ले हो गया, डाटा फ्रेम के कॉलम्स की हेडिंग जो है जो हमने नेम्स आर्ग्यूमेंट में दी थी वही डिस्प्ले हो गई, और उसके बाद लास्ट में मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले हो गई जो मैक्सिमम वैल्यू थी सैलरी वाले कॉलम से। ये जो कॉलम था इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 56,000, तो वही वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब हम एक बार इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इतना पार्ट हमारा कॉमन है, हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, employee.csv से हम डाटा को रीड कर रहे हैं। अब रीड करते टाइम हमें क्या करना है, हमें डाटा फ्रेम में खुद की हेडिंग्स प्रोवाइड करनी है, तो हम नेम्स आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। नेम्स इज इक्वल टू, हमें हेडिंग्स क्या क्या प्रोवाइड करनी थी, फर्स्ट हेडिंग हमारी थी एम्प्लॉय ID, उसके बाद सेकंड हेडिंग जो थी वो थी हमारी एम्प्लॉय नेम, EMP नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन एंड सैलरी। देन नेक्स्ट है हमारा डेजिग्नेशन, एंड लास्ट हमारा क्या है, सैलरी।
अब इसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना है, हमारे CSV फाइल में ऑलरेडी हेडिंग्स गिवन थी तो हमें उस रो को स्किप करना है, तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट दे देंगे skip rows इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहले मैं आपको इतना पार्ट रन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने इसे रन किया, हमारे डाटा फ्रेम में जो है वो कॉलम हेडिंग्स चेंज हो गई और जो डाटा की 4 रोज थी वो डाटा फ्रेम में आ गई, हेडिंग वाली रो जो है वो स्किप हो गई है। अब हमें इसके साथ साथ क्या करना है, हमें मैक्सिमम सैलरी प्रिंट करवानी है, तो हमें यहाँ पे प्रिंट कमांड देनी है। प्रिंट में हम पहले मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं मैक्सिमम सैलरी। मैक्सिमम सैलरी इज, अब हम यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले करवाएंगे, तो उसके लिए हम मैक्सिमम सैलरी कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले डाटा फ्रेम का नाम, हमारे डाटा फ्रेम का नाम क्या है, DFD, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे DFD डॉट, कॉलम का नाम क्या है, सैलरी डॉट। अब हमें इस कॉलम से क्या फाइंड आउट करना है, इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हम मैक्स फंक्शन यूज करेंगे और ये आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। इसे हम सेव करेंगे और अब हम इसे रन करेंगे। तो ये देखिए मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले हो गई, आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ये थी, जो एनालिस्ट थी उसकी सैलरी आपकी मैक्सिमम थी तो वही यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब ये तो मैक्सिमम सैलरी के लिए था, मान लीजिए आपसे पूछा होता कि आपको मिनिमम सैलरी डिस्प्ले करवानी है, तो डाटा फ्रेम के किसी भी कॉलम की जब हमें मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले करवानी होती है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मिन फंक्शन। तो अगर हम यहाँ मिन फंक्शन यूज करते तो मिनिमम सैलरी जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। ये यहाँ भी मैसेज भी करेक्ट कर लेते हैं, इसे रन करेंगे तो अब ये देखिए मिनिमम सैलरी डिस्प्ले हो गई। मिनिमम सैलरी क्या थी, 57,647, तो ये आपकी मिनिमम सैलरी हो गई। इसी तरीके से अगर आपको ये चेक करना होता कि इस सैलरी वाले कॉलम में टोटल कितनी वैल्यूज हैं, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते, काउंट फंक्शन। यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं total values in salary column, total values in salary column। अब इसे रन करेंगे तो ये देखिए टोटल कितनी वैल्यूज थी, 4 वैल्यूज थी, 4 एंट्रीज थी यहाँ पे, तो उसके आउटपुट हमारा क्या आ गया, 4। तो इस तरीके से जो भी हमारे डाटा फ्रेम पे फंक्शंस एप्लीकेबल होते हैं वो सारे फंक्शंस यहाँ इस डाटा फ्रेम पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल वही डाटा फ्रेम है जो हम हमेशा क्रिएट करते हैं। सिर्फ यहाँ पर उस डाटा फ्रेम का डाटा हमने खुद से एंटर करने की बजाय जो है वो कहाँ से लिया है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग CSV फाइल से लिया है। तो डाटा फ्रेम एक बार क्रिएट हो गया, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिंपली जैसे पहले आपने डाटा फ्रेम पे जितने भी ऑपरेशंस पढ़े थे वो सारे ऑपरेशंस, वो सारे फंक्शंस आप यहाँ इन डाटा फ्रेम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आई थिंक इनफ हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं एक बार की है क्या। फॉलोइंग प्रोग्राम कोड इज क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम फ्रॉम compressor.csv फाइल shown below। यहाँ पर उसके लिए हमने ये कोड दिया गया है एक, but the program code is giving the following error when it tries to print the maximum number of points from the data frame। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एरर क्या मिल रहा है, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पॉइंट्स। तो इसके लिए आपको कोड समझना पड़ेगा और फाइल देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको ये फाइल गिवन है compResult.csv, जिसमें यहाँ हेडिंग्स गिवन है नेम, पॉइंट्स, रैंक। ठीक है, ये आपकी हेडिंग्स वाली रो है और उसके बाद 4 इसमें डाटा रो है, ये 4 जो है वो डाटा रोज हैं। हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद हमने डाटा फ्रेम क्रिएट किया। डाटा फ्रेम नेम हमने रखा CDF इज इक्वल टू लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन नेम। यहाँ हमने फाइल का पाथ दिया जो हमारी फाइल थी
उसके बाद हमने हेडर इज इक्वल टू क्या कर दिया, नन, यानी कि जो डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है उसमें हमें हेडिंग्स क्या चाहिए, जो डाटा फ्रेम की डिफॉल्ट हेडिंग्स होती हैं 0, 1, 2, वो हमें हेडिंग्स चाहिए। स्किप रो 1 यानी कि जो फर्स्ट रो है वो स्किप हो जाए हमारे CSV फाइल की, यानी कि CSV फाइल की ये जो फर्स्ट हेडिंग्स वाली रो थी, ये नेम, पॉइंट्स, रैंक, ये वाली रो जो है वो क्या हो गई, स्किप हो गई। और उसके बाद डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया, यानी कि डाटा फ्रेम में इस वक्त आपका क्या क्या डाटा है, डाटा फ्रेम में कॉलम नेम्स हैं 0, 1, 2, रो इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3 और उसमें ये डाटा जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद प्रिंट कमांड दी, मैक्सिमम पॉइंट्स आर cdf.points.max, हमें जो है मैक्सिमम काउंट करना था कि कौन से पॉइंट्स की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। उसके लिए हमने क्या दिया, डाटा फ्रेम नेम डॉट कॉलम नेम डॉट मैक्स फंक्शन। तो बेसिकली ये परफेक्टली वर्क करना चाहिए, बट फिर भी यहाँ पे आपको एरर क्या शो हो रहा है, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पॉइंट, कि इस डाटा फ्रेम में, यानी कि ये जो CDF डाटा फ्रेम है इसमें पॉइंट्स नाम का कोई एट्रीब्यूट गिवन नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये एरर क्यों आ रहा है। अगर आपके डाटा फ्रेम के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और अगर अभी जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल करवाया उसे आपने ध्यान से समझा है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, मुझे कमेंट्स में इसका आउटपुट जरूर बताइए कि इसमें ये एरर जो है वो क्यों आ रहा है और हमें इसमें एक छोटी सी करेक्शन करनी है जिसके बाद ये करेक्ट आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। तो आपको वो लाइन, यानी कि हमें करेक्शन किस में करनी है, इस कोड के अंदर हमें करेक्शन करनी है सिर्फ। तो ये जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है ये मुझे कमेंट्स में टाइप करके बताइए कि हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट का एग्जैक्ट सिंटैक्स क्या देना चाहिए कि हमारा ये एरर जो है वो रिमूव हो जाए। और इसके साथ ही हम आज की क्लास फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। बट ट्राई जरूर कीजिए, गलत सही डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट यू शुड हैव टू अटेम्प्ट कि आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग फीडबैक मुझे प्रोवाइड करो कि आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है इसमें क्या करेक्शन होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आई वो आप ज़रूर पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर दिखाइए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।